अगर 7 अक्टूबर 2023 का हमला नहीं हुआ होता तो हम अमेरिकियों से न्यूक्लियर डील कर रहे होते। ये कहना है ईरान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जावेद ज़ारिफ का। ईरान ने 2015 में अमेरिका और 5 अन्य देशों के साथ न्यूक्लियर समझौता किया था। इसके तहत ईरान ने परमाणु हथियार बनाने से परहेज और न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी की बात कही थी। बदले में पश्चिमी देशों ने ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए थे। 2017 में अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान डील की शर्तों को नजरअंदाज कर रहा है। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर कर दिया और ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। उसी वाकये के चलते भारत को ईरान से कच्चे तेल की खरीद बंद करनी पड़ी थी। खैर, डील टूटने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कड़वाहट बढ़ी। 2020 में अमेरिका में चुनाव हुए, जो बाइडेन चुनकर आए। बाइडेन के रहते ये डील फिर से शुरू करने की बात चली। जावेद ज़ारिफ के मुताबिक 9 अक्टूबर 2023 को इस सिलसिले में ईरान और अमेरिका की एक मीटिंग भी होनी थी, लेकिन ठीक 2 दिन पहले हमास का हमला हो गया और बात टल गई। हमास और इजराइल के बीच 15 महीने जंग चली। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भी हो गई है। अब ईरान ट्रंप से ये डील बहाल करने का अनुरोध कर रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी, क्या ट्रंप इस समझौते को बहाल करेंगे और क्या हमास की वजह से ईरान को नुकसान हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा ईरान न्यूक्लियर डील की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले इस डील के बारे में जान लीजिए। पूरा नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ एक्शन, JCPOA। ये डील 2015 में हुई थी ईरान और 6 देशों के बीच। ये 6 देश कौन कौन से हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। छठा देश जर्मनी था। क्या था इस डील में? JCPOA का मूल मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। इस पर जुलाई 2015 में सहमति बनी थी। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम अयस्क को एनरिच करना पड़ता है, यानी उसे रिफाइन किया जाता है सेंट्रीफ्यूज की मदद से। रिफाइनिंग के कुछ लेवल होते हैं। 3 से 5% तक रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल हो सकता है ईंधन बनाने के लिए। 20% या उससे ज़्यादा रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल रिसर्च रिएक्टर्स में किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% या उससे ज़्यादा रिफाइन करना पड़ता है। JCPOA से पहले ईरान में 2 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स थे, नतांज और फोर्दो में। उसके पास लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे। ईरान ने क्या वादा किया था? सेंट्रीफ्यूज की संख्या 20,000 से घटाकर 5,060 की जाएगी। यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% से 4% पर लाया जाएगा। 2031 तक लो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक 300 किलो तक रखा जाएगा। इसके अलावा IAEA के इंस्पेक्टर्स को न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण करने दिया जाएगा। डील से पहले ईरान 2 से 3 महीने के अंदर एक परमाणु बम बना सकता था। इस समयांतर को ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। अमेरिकी एजेंसियों का कहना था कि ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने का सामान तैयार है। डील के बाद ब्रेकआउट टाइम बढ़कर 12 महीने हो गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि इससे न्यूक्लियर हथियारों का खतरा कम होगा। ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। सुनिए। इस सौदे से पता चलता है कि अमेरिकी कूटनीति वाकई अच्छे बदलाव ला सकती है, ऐसे बदलाव जो हमारे देश और दुनिया को ज्यादा महफूज बनाए। यह सौदा अमेरिकी लीडरशिप की परंपरा के मुताबिक है। आज अमेरिका ने अपनी ताकत और अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बात की। हमने अब मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोक दिया है। इस समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये मानकर बैठ सकता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये समझौता उन सभी मकसदों को पूरा करता है जो हमने इसका ढांचा तैयार करते हुए सोचा था। ईरान के लिए परमाणु हथियार तक पहुंचने का हर रास्ता अब बंद हो गया है। एक तरफ ओबामा ईरान न्यूक्लियर डील को ऐतिहासिक बता रहे थे, दूसरी तरफ एक धड़ा इसके सख्त खिलाफ था, जैसे कि इजराइल।
बेंजामिन नेतन्याहू आज भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तब भी हुआ करते थे। उन्होंने पहले ही विरोध शुरू कर दिया था। मार्च 2015 में उन्होंने कहा था, ये बेहद खराब डील है, इससे खराब कुछ और नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा वक्त से हमें ये बताया जा रहा था कि किसी खराब सौदे से बेहतर है कि कोई भी सौदा ना हो, और ये एक खराब सौदा है। ये बेहद खराब सौदा है। हम इसके बगैर ही बेहतर हैं। खैर, नेतन्याहू के विरोध के बावजूद डील हो गई। इसके बाद क्या क्या हुआ? दिसंबर 2015 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के सैन्य पक्ष की जांच बंद करने का फैसला किया। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने 2003 तक परमाणु बम बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। कुछ प्रयास 2009 तक जारी रहे, हालांकि उसके बाद इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। जनवरी 2016 में डील लागू हो गई। इसके बाद UN, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाए प्रतिबंधों में ढील दी। फिर नवंबर 2016 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली। जनवरी 2017 में ट्रंप कुर्सी पर बैठे। उन्होंने कहना शुरू किया कि ईरान न्यूक्लियर डील में भारी झोल है, ये कभी होना ही नहीं चाहिए था। मई 2018 में ट्रंप ने इस डील से बाहर निकलने का फैसला किया। जो प्रतिबंध ईरान पर डील से पहले थे, उन्हें फिर से लागू कर दिया। इससे ईरान की इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने में मुश्किल होने लगी। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे, तब उसने JCPOA की शर्तों का उल्लंघन शुरू किया। वो यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाने लगा, एनरिचमेंट पर जोर देने लगा। जनवरी 2020 में अमेरिका ने कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। इसके बाद ईरान ने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट की कोई सीमा नहीं रहेगी। बीच बीच में ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश भी चलती रहती है, मगर किसी न किसी वजह से बातचीत टूट जाती है। तर्क दिया जाता है कि ईरान डील की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? ईरान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद जावेद ज़ारिफ। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप के नए कार्यकाल में इस समझौते पर फिर बात शुरू होगी। ज़ारिफ ये भी बोले कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका ने इस डील से किनारा कर लिया था। ये फैसला किसी के लिए भी सही नहीं था। इस फैसले ने ईरान को परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचा दिया है। हालांकि हम किसी भी तरह का कोई हथियार बनाना नहीं चाहते। हमने जानकार से पूछा, क्या अमेरिका के समझौते से हटने से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई मजबूत हुआ है और इस वक्त उसकी क्या स्थिति है? ट्रंप के फैसला लेने से हाँ, कुछ हद तक तो हुआ मजबूत, क्योंकि अब वो कह रहे हैं ईरान के पास इस वक्त 300 किलो तक है फिजाइल मटेरियल 60% प्यूरिफिकेशन लेवल पे, तो कुछ प्यूरिफाई तो मटेरियल ज़्यादा हुआ है। पर क्या ईरान ने ट्रिगर मैकेनिज्म और असेंबली पे एडवांसमेंट किया है, कुछ आगे बढ़े हैं? ये कहना कि ईरान किस जगह पे पहुंचा है प्रिसाइसली हम बता नहीं पा रहे हैं। ये अमेरिकन और ये इजरायली, इनकी इंटेलिजेंस बेहतर है। ये क्लेम करते हैं कि ईरान काफ़ी आगे तक आ गया है और बहुत जल्द जो लेवल है प्यूरिफिकेशन का वो अचीव कर लेगा यूरेनियम के। पर फिर भी 1 साल लगेगा फिर भी, क्योंकि जो ट्रिगर मैकेनिज्म है बॉम्ब का, जो बॉम्ब की असेंबली है, वो सब बनाने में आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। आप एक रात में वो, जैसे ये बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है 2 हफ्ते दूर है और 1 महीने दूर है और 1 हफ्ते दूर है, वो जो फिजाइल मटेरियल का जो प्यूरिफिकेशन है वो दूर है इतना, पर ट्रिगर मैकेनिज्म और वो सब बनने में कम से कम साल भर लगेगा मुझे लगता है। जावेद ज़ारिफ ने यह भी कहा कि 9 अक्टूबर को अमेरिका और ईरान की मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग में इसी न्यूक्लियर डील पर चर्चा होनी थी, पर 7 अक्टूबर को हमास का हमला हो गया और ये मीटिंग नहीं हो पाई। ईरान और अमेरिका दोनों इस जंग में व्यस्त हो गए। अमेरिका ने डे 1 से इजराइल को जंग में समर्थन दिया है, पैसे और हथियार सप्लाई किए हैं। वहीं ईरान हमास का समर्थक रहा है, वो उसे हथियार और पैसे देता आया है। हमास ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा भी रहा है। ईरान कह रहा है कि उसे 7 अक्टूबर के हमले की कोई जानकारी नहीं थी। हमने जानकार से पूछा, क्या ईरान को हमास के समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ा है? खामियाजा भुगतना तो पड़ा ईरान को, ये हमास के सपोर्ट का, पर समर्थन का, पर ये इस वजह से नहीं कि नेगोशिएशन जो थी वो मुलतवी हो गई, क्योंकि नेगोशिएशन तो कहीं जा नहीं रही थी। बाइडेन के पास वो पॉलिटिकल पावर, जो राजनीतिक दबाव था, वो था नहीं सेनेट में और कांग्रेस में। तो वो अगर डील कर भी लेते तो साइन करवा के आगे बढ़ा नहीं सकते थे, अप्रूव नहीं करवा सकते थे।
कांग्रेस से। पर खामियाजा इस तरह से बढ़ना पड़ा कि हिजबुल्लाह तबाह हो गया, हमास तो हुआ ही तबाह, और ईरान के सारे एयर डिफेंसेस टूट गए, और सीरिया में असद जो ईरान के सपोर्ट के ऊपर निर्भर था वो गिर गया। तो खामियाजा तो बनना पड़ा, पर इस वजह से नहीं कि न्यूक्लियर डील नहीं हो पाया। न्यूक्लियर डील बाइडेन के बस का नहीं था। क्या ट्रंप के नए कार्यकाल में इस डील को फिर से रिवाइव करने की बात हो सकती है? इसकी कितनी संभावनाएं हैं? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, सबसे ज्यादा पेचीदा सवाल है, क्योंकि ट्रंप खुद भी हार्डलाइनर हैं ईरान पे, और ट्रंप के जो बाकी समर्थक हैं वो और भी बड़े हार्डलाइनर हैं, कट्टरपंथी हैं, जैसे कि मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, स्टेफानिक जो यूएन में एम्बेसडर हैं, और वो सब बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ज़ायनिस्ट लॉबी के हाथ में है, इजराइल लॉबी के हाथ में है। तो एक तरफ से तो वो प्रेशर बनेगा ट्रंप के ऊपर, दूसरी तरफ से ट्रंप जंग भी अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट ही इस पे हुए हैं कि मैं और जंगें नहीं शुरू करूंगा। तीसरी बात ये है कि ईरान के साथ जंग के खिलाफ हैं सब, सऊदी अरब, कतर, सब यूएई, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर जंग हुई तो वो सब खिलाफ हैं। वो कोशिश कर रहे हैं इसको मुलतवी करने की, वो इसराइल के साथ नहीं है इस मामले में। ये गलत बात कहते हैं लोग कि इसराइल के साथ है, और अगर जंग हुई तो उसका बहुत बड़ा असर होगा तेल की कीमत पे और इन सब मुल्कों के ऊपर। तो इतना बड़ा उछाल और इतनी बड़ी आर्थिक चोट ट्रंप ना सहना चाहेंगे। तो दोनों तरफ है, मतलब ये भी है कि एक तरफ से ये भी दबाव है कि डील किया जाए, और एक तरफ से ये भी है इजराइल लॉबी की तरफ से कि ना किया जाए। तो एंड में होगा क्या है कहना मुश्किल है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी बांग्लादेश से है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुखिया असीम मलिक बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। 21 जनवरी को कई दशकों के बाद आईएसआई का कोई व्यक्ति बांग्लादेश की यात्रा पर गया है। शेख हसीना के देश से भागने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए हैं। पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बांग्लादेश के हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी जनरल SM कमरुल हसन 14 जनवरी को पाकिस्तान गए थे। जनरल कमरुल ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात भी की थी। आज की दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। आप जानते ही हैं 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में आग लगी हुई है। जिस तेजी से बुझाने की नई नई कोशिशें अपनाई जा रही हैं, उसी तेजी से नए नए इलाकों में आग फैल रही है। हमने इस आग की पूरी कहानी आपको दुनियादारी के कई एपिसोड्स में बता रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हालिया अपडेट्स जानिए। 22 जनवरी की सुबह कैलिफोर्निया में ही एक और नई आग शुरू हो चुकी है। इसे नाम दिया गया है ह्यूज फायर। इस आग का कंटेनमेंट परसेंटेज 0 है, यानी इस पर बिल्कुल भी काबू नहीं पाया जा सका है। ये लॉस एंजलिस के जल चुके इलाकों से 64 किलोमीटर दूर है और ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक करीबन 9000 एकड़ तक फैल चुकी है। इसके चलते एहतियातन करीबन 50,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट ने बारिश की उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बारिश की उम्मीद भी पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। बारिश के बाद जले हुए इलाकों में भूस्खलन और मलबे के बहने की आशंका पैदा हो गई है। 7 जनवरी को लगी पैलिसेड्स और ईटन की आग ने कम से कम 28 लोगों की जान ले ली है और 14,000 से ज्यादा इमारतें खाक में तब्दील हो गई हैं। पैलिसेड्स की आग पर अब तक 68% और ईटन की आग पर 91% काबू पा लिया गया है। तीसरी सुर्खी इटली से है। इटली ने एक ऐसे आरोपी को रिहा कर दिया है जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। आरोपी लीबिया से है। उस पर जेल में कैदियों को टॉर्चर करने के आरोप हैं। इस आरोपी का नाम है ओसामा अल-बसरी नजीम। नजीम लीबिया की जुडिशल पुलिस में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर रह चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में उन्होंने रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के त्रिपोली ब्रांच का हेड बनाया गया था। ये संस्था सरकार समर्थित स्पेशल डिफेंस फोर्सेस की लीडरशिप में चलती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेंशन सेंटर्स का एक कुख्यात नेटवर्क है। नजीम पर क्या क्या आरोप हैं? ICC के मुताबिक नजीम जिस जेल के हेड थे, वहां हजारों लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखा गया था। नजीम पर इस जेल की देखरेख के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध और वॉर क्राइम के आरोप हैं। इनमें हत्या, यातना, बलात्कार और यौन हिंसा शामिल है।
आईसीसी का कहना है कि इन अपराधों में कुछ नजीम ने खुद किए, कुछ उसके ऑर्डर्स पर हुए और कुछ उसकी मदद से स्पेशल डिफेंस फोर्सेस एसडीएफ के मेंबर्स ने किए। इस जेल में ऐसे कैदियों को टॉर्चर किया जाता था जिन पर धर्म के अपमान का आरोप था। इस केस में इटली का नाम कैसे आया? 18 जनवरी 2025 को आईसीसी ने नजीम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। उसी दिन आईसीसी ने इटली समेत 6 और देशों को गिरफ्तारी के लिए रिक्वेस्ट भेजी और इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की भी रिक्वेस्ट की। इसके अलावा आईसीसी ने नजीम के संभावित ठिकाने और आवाजाही की रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी दी। इटली ने नजीम को 19 जनवरी को इटली के ट्यूरिन शहर में हिरासत में ले लिया। आईसीसी का कहना है कि इटली के कहने पर उसने गिरफ्तारी पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन फिर 21 जनवरी को इटली सरकार ने कुछ कानूनी रुकावटों का हवाला देते हुए उसे रिहा कर दिया और आईसीसी को खबर तक न दी। तर्क दिया कि उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ गलती थी। रॉयटर्स ने इटली के गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि नजीम को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि स्थानीय पुलिस ने न्याय मंत्रालय को गिरफ्तारी की खबर नहीं दी थी। इसके अलावा जानकार इस रिहाई की एक और वजह बताते हैं। दरअसल इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और लीबिया के बीच एक समझौता है जिसके तहत लीबिया को इटली में उसके यहाँ से आने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। बीबीसी के मुताबिक इटली की सरकारें अवैध प्रवास को रोकने के लिए लीबिया में पैसे और टेक्निकल मदद भेजती रहती हैं। इसमें कोस्ट गार्ड्स को ट्रेनिंग देना भी शामिल है। ये गार्ड्स प्रवासियों से भरी नावों को इटली की ओर जाने से रोकते हैं। रोके जाने के बाद इन लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाता है, इसलिए इटली ने उसे रिहा कर दिया। रिहाई के बाद उसे लीबिया की राजधानी त्रिपोली ले जाया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पहुंचने पर उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। अब 22 जनवरी को आईसीसी ने इटली से जवाब मांगा है कि उसे रिहा क्यों किया गया। दिन भर की अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। आज के दुनियादारी में खबरों का सिलसिला यहीं तक। जाते जाते एक जरूरी सूचना, द लल्लन टॉपर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होंगे मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियों, नादानियों, परेशानियों की बातें। आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।